नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डीजीपी दीपम सेठ की 7 शिष्टाचार भेंट की। कानून व्यवस्था, चारधाम यात्रा, अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई और आधुनिक तकनीक पर जोर। चारधाम यात्रा से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। मेडिकल, ट्रैफिक, परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान। 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने के डीएम के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कांग्रेस का 9 ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन जारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का केची धाम मामले में स्वतः संज्ञान। निर्माण कार्य, कथित आर्थिक अनियमितताओं पर सरकार से जवाब तलब। बकवा बोर्ड सीईओ नियुक्ति मामले में भी मांगा स्पष्टीकरण। पहाड़ों में फिर लौटेगी ठंड। चमोली, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। डीजीपी ने चारधाम यात्रा, अर्धकुंभ मेले की प्रस्तावित सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई और आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग, सत्यापन अभियान के तेजी, कुंभ क्षेत्र में एडवांस कंट्रोल रूम की स्थापना तथा सुरक्षा, ट्रैफिक, आपदा प्रबंधन व भीड़ नियंत्रण की समयबद्ध तैयारियों पर जोर दिया। और वहीं चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और धनाभाव बाधा नहीं बनेगा। विभाग जरूरत बताए प्रशासन गैप फंडिंग करेगा। ऋषिकेश में 30 और विकासनगर में 20 काउंटरों पर 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी। कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन और होटल धर्मशालाओं के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। डीएम ने यात्री सुविधा केंद्रों को सुसज्जित करने, शटल सेवा व होल्डिंग एरिया में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेडिकल सुविधाओं के तहत टेस्टिंग किट, एम्बुलेंस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होगी। यात्रा वाहनों की फिटनेस व ग्रीन कार्ड अनिवार्य रहेगा। सभी व्यवस्थाएं 15 अप्रैल तक दुरुस्त करने और नियमित निगरानी के लिए नोडल व सेक्टर अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। डीएम भी सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए, निर्देश देते हुए यहां पर अधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर के? जी श्वेता, इस साल चारधाम यात्रा में जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी इस समय देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो पूरा इस समय प्रशासन है वो एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। वहीं साथ साथ जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी यही कहा है कि श्रद्धालुओं का स्वागत जो है वो अतिथि देवो भव की भावना से किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि रहेगी, किसी भी धन की कमी के आड़े में आने नहीं दी जाएगी। वहीं साथ साथ उन्होंने ये भी पूरा सुनिश्चित किया है कि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत की जाएगी, क्योंकि ऋषिकेश में 30 और विकासनगर में 20 काउंटर 24 घंटे संचालित होंगे। साथ ही मोबाइल रजिस्ट्रेशन टीमें भी उन्होंने तैनात करने की बात की है। साथ ही साथ होटल, धर्मशाला व आश्रम के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे और कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन
के द्वारा व्यापक प्रचार भी हो पाएगा। वहीं साथ साथ उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि यात्री सुविधा केंद्र, शटल सेवा, पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि देखने के लिए मिलता है कि शौचालय की जो व्यवस्था होती है वो महिलाओं में दिक्कत आती है, कि महिलाओं को दिक्कत आती है, तो इसीलिए किसी भी तरीके की समस्या ना है, इसलिए पूरी शटल सेवा, पेयजल योजना और क्या कहते हैं शौचालय की जो व्यवस्था है, बैठाने की योजना है, वो सभी सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ यात्रा मार्गों पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और टेस्टिंग किट भी तैयार करने की उन्होंने बात की। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी वाहनों की जो फिटनेस है वो अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी देखिए व्यवस्था ना फैले। साथ ही साथ ग्रीन व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो भी लागू रहेगी। और साथ साथ डीएम ने ये भी कहा है कि 15 अप्रैल तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश होने चाहिए, दिए गए हैं और पूरे होने चाहिए। प्रशासन का ये कहना है कि हमारा यही लक्ष्य है कि चारधाम की यात्रा को सुरक्षित और सुगम व्यवस्थित बनाए। जी श्वेता। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, अवैध खनन और नशे के कारोबार को लेकर के तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई। अंकिता हत्याकांड और देहरादून में विक्रम शर्मा हत्याकांड का उल्लेख करते हुए रावत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। रावत ने अवैध खनन और सूखे नशे के बढ़ते कारोबार पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 9 ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसे जिला और ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। अपराध कैपिटल के रूप में देहरादून ही नहीं, हमारी कई शहर दिखाई देने लगे हैं। अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त गिरावट है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी को बचाने, भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में इन्होंने सारे राज्य के अंदर जो है महिला सम्मान की, असम्मान की एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है और हमारी छवि पे भी पड़ा है। और आज स्थिति यह है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट किया है उसके अनुसार देश के 5 शीर्ष महिला अपराध वाले राज्यों में जो है एक राज्य उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तराखंड में शिविर लगाकर के जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं से आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति को लाभ लेने से वंचित कर रहे हैं। इस शिविर में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। पहला मुद्दा जल जीवन मिशन का है, जिसमें ग्राउंड के 7 कनेक्शन है और ऑनलाइन 75 कनेक्शन यहां दर्ज दिखाए गए हैं। और दूसरा मामला राजस्व से उप निरीक्षक देवराला द्वारा 1 महीने में एक व्यक्ति को 2 आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पहले 8,000 का, दूसरा 6,000 का, लेकिन उस उक्त व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 4,000 का आय प्रमाण पत्र की जरूरत थी, लेकिन उसको नहीं दिया गया। और उक्त व्यक्ति ने आज इस जनता दरबार में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की और चेतावनी दी कि यदि उक्त प्रकरण में लाभ नहीं मिला तो पार्टी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की और जिला प्रशासन की होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केची धाम और आसपास हो रहे निर्माण में कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्थवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने केची धाम क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के चलते ट्रैफिक अतिक्रमण, सीवरेज पार्किंग और अनियोजित निर्माण से जुड़ी समस्याओं पर भी चिंता जताई है।
वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति न होने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा कि 2 बार आदेश देने के बावजूद अनुपालन क्यों नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया गतिमान है और मामला शासन में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता शादाब आलम ने नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध बताते हुए जनहित याचिका दायर की थी। सरकार ने इसे अंतरिम व्यवस्था बताया है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा ने अल्मोड़ा जिला पंचायत की बैठक शीघ्र बुलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैठक में जनपद के विकास कार्यों, लंबित योजनाओं और नई परियोजनाओं पर चर्चा होगी। हेमा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार विकास कार्यों को गति देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता में रहेंगी। जिला पंचायत के कार्य को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। हम जिला पंचायत में जल्द से जल्द बैठक बैठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उनके कर्तव्यों को, उनके विकास को लेकर हमें ये रणनीति है कि हम ये सदस्यों की बैठक जल्दी करें और हम पुनः इस विकास के लिए अपने जिला पंचायत स्तर को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द बैठक की व्यवस्था करें। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनेवाल के छोटे भाई एवं भिकियासेन के ब्लॉक प्रमुख सतीश नेनेवाल के आकस्मिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा भत्रोज खान स्थित उनके आवास पहुंचे। परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय सतीश नेनवाल को मिलनसार और समाज सेवी व्यक्तित्व बताया। बहुत दुख का विषय है, बल्कि मैं अकेले नहीं आया, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं। मतलब मरना जीना ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। मतलब यहाँ आकर के इतना बड़ा दुख हमको हुआ। वो ऐसी उम्र में एक जवान चला गया और विकास खंड का प्रमुख था और होनहार आदमी था और विकास के मायने में उनको मैंने पहले भी कई बार देखा था, विकास करने वाला आदमी था। एक सवाल, छोटे छोटे बच्चे अभी हमने देखा, यहाँ आकर के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ और ऐसा विषय भगवान से प्रार्थना है कि किसी घर में ऐसा काम न हो। और दूसरा, यहाँ के लोग भी प्रभावित हो गए, क्योंकि अभी चुनाव में अभी नए प्रमुख बने थे और वो स्थान भी खाली हुआ और लोगों को बहुत बड़ी आहत हुई है। यहाँ के लोगों को बड़ी भारी चोट लगी है और इस दुख के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसकी परिवार को, विशेषकर उसकी भाई को, उसकी घरवाली को इतनी शक्ति दे भगवान, इस दुख को सहन करने के लिए उनको ताकत दे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीएम श्री अटल उत्कृष्ट श्री गीता स्वामी जीआईसी गोपेश्वर में 356 केंद्र व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने परीक्षा अवधि में विवेकपूर्ण व सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था का आश्वासन दिया। परीक्षा केंद्रों के 100 गज दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। 21 फरवरी से हमारी परिषदीय परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की होना प्रस्तावित है। इसके क्रम में आज सभी केंद्र व्यवस्थापक अन्य अधिकारी के साथ एक बैठक की गई। सीईओ साहब, एसपी साहब, सीईओ साहब, हमारे
डीओ अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्य रूप से परीक्षाओं में क्या सावधानियां बरती जानी है, किस तरह से कार्रवाई की जानी है ताकि परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे और कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट इस तरह का ना हो, इसके लिए आज सारी बातें की गई। कल परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियनों की हो गई है। हमने जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं, हमारे मिश्रित परीक्षा केंद्र यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 101 केंद्र हैं और एकल यानी कि हाई स्कूल वो हमारे 6 केंद्र हैं। इन केंद्रों पर हमारे 9,224 बच्चे परीक्षा देंगे और इसमें सभी जगह कक्ष निरीक्षकों की टोटल तैनाती कर दी गई है और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के सहयोग में और उनके मार्गदर्शन में जो जो दिक्कतें हैं बताई गई उनका ध्यान कर दिया गया है। गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देहरादून के जोली ग्रांड इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को देहरादून के जौली ग्रांट इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी। वास्तविक प्रतिक्रिया प्रणालियों और समन्वय का परीक्षण करने के लिए वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में वनाग्नि के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस वनाग्नि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि काल से पूर्व वनाग्नि के दृष्टिगत अपनी तैयारियों को आंकना था। इसके दृष्टिगत इस वनाग्नि मॉक ड्रिल में सभी लाइन डिपार्टमेंट जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने अपने उपकरणों का एवं संसाधनों का प्रयोग किया गया। देखिए, आज वन विभाग द्वारा जैसे आपने बताया फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से और ये जून तक रहता है। जब तक बारिश शुरू होती है तब तक इसको फायर सीजन चलाया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा, इसमें सभी विभागों द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और सभी के पास जो जो उनके इक्विपमेंट्स है उनका यहाँ पे यूज किया गया। इस साल कम बारिश और कम बर्फबारी के कारण जंगल असामान्य रूप से सूखे हैं। इससे आने वाले महीनों में जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कदम उठाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है आगामी दिनों के लिए वन विभाग के लिए। उसके दृष्टिगत हमारी जो पिछले महीनों में प्रिपेयर्डनेस हुई है, उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत मैन पावर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अन्य विभागों के साथ समन्वय, समुदाय के साथ समन्वय की भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चीजों को एक टेस्टिंग करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जांच परखने के लिए आज ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वन मुख्यालय स्तर पर सभी वन प्रभागों में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। इस मॉक ड्रिल में कुल 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। जंगल में आग लगने की आशंका बढ़ने के साथ तैयारी और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। बुधवार को देहरादून में की गई मॉक ड्रिल इसी इरादे के साथ की गई है। और वही राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 21 फरवरी को अपने गृह जनपद श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे। वे यहां मेडिकल छात्र छात्राओं से संवाद कर विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर मार्गदर्शन देंगे। सीडीएस युवाओं, विशेष करके मेडिकल छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। वे विकसित भारत में छात्र छात्राओं एवं युवा वर्ग का योगदान विषय पर अपने सैन्य जीवन के अनुभव साझा करेंगे और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के सभागार में आयोजित किया जाएगा। यहां जनरल चौहान चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे भावी चिकित्सकों से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी वर्ष है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते लंबे समय से अभी तक रिक्त पड़े कैबिनेट में मंत्री पदों को भरने के लिए तरह तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का इस विषय पर कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री धामी के निर्णय लेने के बाद ही संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि कम समय मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रह गया है, क्योंकि कार्यकाल का समय कुछ महीने ही शेष बचा है और आगे चुनाव भी हैं। भाजपा विधायक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि समय के मद्देनजर विस्तार हो या ना हो, लेकिन कार्य सुचारू रूप और गति से चलता रहेगा। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डीजीपी दीपम सेठ के साथ की शिष्टाचार भेंट। कानून व्यवस्था, चारधाम यात्रा, अर्धकुंभ मेले की तैयारी पर चर्चा। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई और आधुनिक तकनीक पर जोर। चारधाम यात्रा से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। मेडिकल, ट्रैफिक, परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान। 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने के डीएम ने दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कांग्रेस का 9 ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन जारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का केची धाम मामले में स्वतः संज्ञान। निर्माण कार्य, कथित आर्थिक अनियमितताओं पर सरकार से जवाब तलब। वक्फ बोर्ड सीईओ नियुक्ति मामले में भी मांगा स्पष्टीकरण। पहाड़ों में फिर लौटेगी ठंड। चमोली, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।